20वीं शताब्दी भारतवर्ष के सांस्कृतिक समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। देखा जाए तो पूरे देश के तमाम कला केंद्रों के कला विकास, संस्कृत के विभिन्न पक्षों के विकास के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। 20वीं शताब्दी में मुंबई कला केंद्र, बंगाल कला केंद्र, लखनऊ, बड़ौदा, दिल्ली और एक समय पर लाहौर इत्यादि भी, इन सभी कला केंद्रों पे अपनी अपनी तरह से कला का विकास होता रहा। 20वीं सदी के इसी मध्याह्न में बड़ौदा स्कूल की स्थापना और उसके विकास की भी बहुत रोचक कहानी है। इसके पूर्व विकसित हुए तमाम कला केंद्रों के मिश्रित रूप, यानी कहीं की क्राफ्टमैनशिप महत्वपूर्ण थी तो कहीं वैचारिक समृद्धि थी, कहीं संस्कृति और कला में आंचलिकता प्रभावी थी तो कहीं मिथक। कुल मिलाकर 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित हुए बड़ौदा कला केंद्र की अपनी विशिष्टता थी, जहाँ क्राफ्टमैनशिप के साथ विचारों का तालमेल वहाँ की कला को अल्पकाल में ही पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया। उस समय बेंद्रे, शंखो चौधरी, के.जी. सुब्रमण्यन आदि विचारवान कलाकारों ने कला का ऐसा वातावरण बनाया कि उनके शुरुआती शिष्यों यानी ज्योति भट्ट, शांति दवे, हकू शाह, महेंद्र पांड्या, रतन परिमो आदि अनेक शिष्यों ने शीघ्र ही एक स्तंभ के रूप में अपने को स्थापित किया और उसी बड़ौदा के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट में एक शिक्षक के रूप में प्रकारांतर से कला को समृद्ध किया। उनके अनेक शिष्य पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में ही स्थापित होकर बड़ौदा के बहाने पूरे देश की कला को समृद्ध किया। कला के क्रियात्मक पक्ष के साथ ही इस देश में लेखन भी अपनी विशिष्टता के नाते जाना जाता रहा है, जिसमें कुमार स्वामी, स्टेला क्रैमब्रिज, आर्चर, मोतीचंद, शिवराम मूर्ति, वी.एन. गोस्वामी, खंडेलवाला, प्रणव रंजन राय, वाद लेयर, चार्ल्स फावरी, रिचर्ड बार्थोलोम्यू, राय कृष्णदास, आनंद कृष्ण इत्यादि अनेक लेखकों और उसके अलावा भी समकालीन कला लेखकों ने जो कला लेखन में अपनी रुचि दिखाई और अपनी बौद्धिकता से भारतीय कला का डॉक्यूमेंटेशन किया, उससे 20वीं सदी में कला ने अपना एक अलग मुहावरा गढ़ा। इसमें रतन परिमो ने तो ऐसा परिवेश बनाया कि कला समीक्षा और कला इतिहास के क्षेत्र में परिमो युग के नाम से कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह हमारा सौभाग्य है कि रतन परिमो जी आज उस परिवेश के साक्षी हैं जो सन 1950 से अब तक बड़ौदा और भारतीय समकालीन कला में अनेक प्रवृत्तियों के उद्भव और विकास के साथ चल रहा है। रतन परिमो ने जहाँ चौर पंचाशिका और सप्तमात्रिका चित्रकला श्रृंखलाओं को रचकर कला क्षेत्र में एक अपना मुकाम बनाया है, वहीं थ्री टैगोर्स और भारतीय प्राचीन कला, भारतीय मूर्ति कला और कला के अन्य विविध पक्षों पर लिखते हुए कला लेखन को समृद्ध किया और कला समीक्षा को एक नई दृष्टि दी। आज रतन परिमो जी हमारे बीच
उपस्थित हैं। बहुत कुछ पूरे परिवेश पर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अब तक विकसित हो रही भारतीय कला के बहुत सारे पक्षों पर अपनी स्मृतियों और अनुभूतियों को बताने के लिए रतन परिमू जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो आगे बात करते हैं हम रतन परिमू जी से। आप किस तरह से कला क्षेत्र में आए और कला समीक्षा क्षेत्र को समृद्ध किया? दो तरह का होता है ना, मतलब जैसे कि आप आर्ट स्कूल में जाएंगे तो थोड़ा आप ट्रेनिंग लेते हैं और फिर टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट, और आप सिलेक्ट हो जाते हैं जी। दूसरा आइडिया ऐसा कहते हैं कि जो बिल्कुल रॉ है उनको लेना चाहिए। जी जी जी। तो मैं उस कैटेगरी में आता हूँ। मैं बिल्कुल रॉ था जी। हुआ ऐसा कि कई लोगों को ऐसा होता है कि डिस्कवर करते हैं आर्ट और फिर उसमें ज्वाइन होते हैं, थोड़ी बड़ी उम्र हो जाती है और कोई सब्जेक्ट्स वगैरह ये होते हैं। तो मैंने लुक बैक तो मैं देख रहा हूँ कि ये एक बहुत ही फॉर्चुनेट प्रसंग है जी कि मैं तो ऐसे तो जहाँ तक इंक्लिनेशन का सवाल है, रुचि का सवाल है, एक नेचुरल जो रुचि होती है वो तो था ही मुझे, पेंसिल लेकर ड्राइंग बनाना नोटबुक के ऊपर प्राइमरी स्कूल से। तो हाई स्कूल में वो जो उन दिनों में 10th होता था लास्ट क्लास, 9th और 10th में खास करके वो सिलेक्शन होते थे सब्जेक्ट्स के। तो वो पता नहीं, मैंने साइंस नहीं लिया, मैंने ड्राइंग लिया। जी जी। तो ऐसा करके ड्राइंग लिया। तो क्योंकि घर में मैं ड्राइंग बनाता था तो हमारे रिलेटिव्स वगैरह आते थे, खास करके लेडीज, जैसे फूफी आएगी, जी जी, मासी आएगी, इस तरह का। ज़्यादा तो मेरी फूफियाँ थी, मैं उनका ड्राइंग बनाता था तो वो देख के उनको अच्छा लगता था। जी जी। तो फिर जब इन सबको पता चला कि मैं ड्राइंग बनाता हूँ हाथ से, तो जब भी वो मेरे घर आएंगे तो बोलेंगे मेरी शक्ल बनाओ। वो कश्मीरी में चित्र को शक्ल कहते हैं जी। तो मेरी शक्ल बनाओ। ये मुझे बातें याद आती हैं तो मैंने कर लिया 10th तक ड्राइंग। वो पीरियड ऐसा था, मैं खास ये एम्फसाइज करना चाहता हूँ जी कि कोई भी ऐसा ड्राइंग कोर्स ऐसा नहीं था, और मैं तो मिशनरी स्कूल में था, तो कोई इंडियन आर्ट जैसी चीज होती है, कोई ट्रेडिशनल आर्ट कुछ होता है या आजकल मॉडर्न आर्ट चल रहा है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है जी। आई कंप्लीटेड 50 में मैट्रिकुलेशन 1950 और 51 में मैं बड़ौदा आ गया। तो अब वो जो एक साल मैंने वहाँ कॉलेज में पढ़ाई की, वो एक तरह से फायदा हुआ उसका कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इंडिया में 11th लास्ट क्लास होता था जी, और 11th के बाद ही कॉलेज में एडमिशन मिल सकता था। तो मेरा वो एक साल कॉलेज में इंटरमीडिएट में वो उसमें एक्सेप्ट किया गया। तो वो एक साल में मेरे पिताजी ने देखा ये तो ड्राइंग करता है जी, तो चलो उसको भेज दे। मेरी कोई खास और कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई मैंने जिद नहीं किया जी कि मुझे ये करना है। और तो उन्होंने बाद में मैंने देखा उन्होंने प्रोस्पेक्टस मंगाए थे जे स्कूल से और मुंबई और शांति निकेतन से जी। और उस वक्त पता नहीं उनको कैसे पता चला बड़ौदा का प्रोस्पेक्टस आ गया जी। तो उन्होंने देखा बड़ौदा में डिग्री कोर्स है, तो मुझे ट्रेन में बिठा के लेके आए। तो पहली बार मैंने ट्रेन देखी जी। तो ऐसा करके मुझे छोड़ दिया यहाँ पर। तो मैं 15 साल का था। हाँ। तो ये एक दिस वाज समथिंग वेरी वेरी फॉर्चुनेट, मैं अब कह रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज के लिए भी ये नया सारा था एक्सपेरिमेंट। मैं सेकंड बैच में हूँ, इन दैट सेंस आई एम वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स बड़ौदा। इस वजह से तो लगभग जो फर्स्ट ईयर वाले थे और हम जब फर्स्ट ईयर में आए तो वो सेकंड ईयर में आ गए, तो हमारे इकट्ठी पढ़ाई होती थी। बेंद्रे साहब पढ़ाते थे, चौधरी साहब पढ़ाते थे, मनीष साहब पढ़ाते थे,
और भी कई लोग थे। तो मैंने देखा पहली बार मैं, अब थोड़े थोड़े क्लासेस आर्ट हिस्ट्री के होते थे जी ये एक फर्क थी दूसरे आर्ट स्कूल्स और बड़ौदा में, क्योंकि मुंबई प्रेसिडेंसी में गुजरात आता था तब। जी जी तो मुंबई प्रेसिडेंसी में ये रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन का ये कमेटी थी, उन्होंने आर्ट हिस्ट्री इंट्रोड्यूस करना चाहिए सिलेबस में। इस तरह से यहाँ कुछ कुछ क्लासेस बेंद्रे साहब, चौधरी साहब, मनी साहब, कोई बाहर से कोई आया, या गोएड्स होते थे उन जमाने में, हरमन गोएड्स बड़ौदा म्यूजियम में, वो कुछ लेक्चर देते थे। तो ऐसा करके तो एक्वेंटेंस हो गई इन जनरल कि पुराना ट्रेडिशनल आर्ट, पुराना अपने बड़े बड़े सिविलाइजेशन हैं या केवमैन है, ये सब चीज़ें ब्रॉडली कुछ कुछ पता चला। फिर और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कुछ, एक्चुअली ये वो पीरियड है 45 में तो वर्ल्ड वॉर पूरी हो गई, उसके बाद धीरे धीरे कुछ किताबें छपने लगी आर्ट पर। जी जी तो थोड़ा सा हमें 1955 में मैं फाइनल ईयर तक पहुंच गया, तब हमने देखा हाँ भाई मातीस था, पिकासो था, उस तरह का। और बेंद्रे साहब का अप्रोच ऐसा था कि उन्होंने एक्चुअली क्यूबिस्टिक कंपोजिशन, क्यूबिस्टिक हैंडलिंग कैसे करना, स्टिल लाइफ ले लो और उसको क्यूबिस्टिक ट्रीटमेंट दे दो। फिर इसी तरह से कलर स्कीम है तो एब्स्ट्रैक्ट पैचेस लगा के कलर स्कीम समझाए। ऐसा करके तो ऑलरेडी क्यूबिज्म और एब्स्ट्रैक्शन तो क्लासरूम में इंट्रोड्यूस हो गया। और मेरा एडवांटेज दूसरा ये था, मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ता था। मैंने देखा उन दिनों में ऐसा इम्प्रेशन था कि घर में भी, फैमिलीज में भी, जिसको किताब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है उसको चलो फाइन आर्ट्स में भेज दो। तो ऐसा करके आई फाउंड, मेरी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी मानी जाती थी, मेरे टीचर्स भी वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स मानते थे। तो इस तरह से राजपूत पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, अजंता पेंटिंग, ऐसी ऐसी चीजें इनके बारे में पता चला। तो ये जो थ्योरी क्लास में ये कुछ कुछ पढ़ाते थे उस वक्त एक्चुअली बहुत ही एलिमेंट्री था, मगर जो भी था कुछ कुछ प्लेट्स छप रही थी तो प्लेट्स क्लास में दिखाते थे, स्लाइड व्लाइड का तो नाम ही नहीं था। जी। तो ये फिर मैंने देखा जो मेरे टीचर्स पढ़ते थे किताबें, मैं वो पढ़ने लगा जी। तो इस तरह का वो हुआ। तो आई डेवलप्ड द इंटरेस्ट इन एक्चुअली आर्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट। एस्थेटिक्स भी, हम एक शास्त्री जी होते थे, वो अभिनव गुप्त वगैरह, रस सिद्धांत, ये ऐसी बातें हो रही थी जी। तो इसीलिए मुझे जब स्कॉलरशिप मिल गई, एक्चुअली क्या है 8 साल तक मैं पेंटिंग डिपार्टमेंट में रहा जी। 6 साल तो BA MA का हो गया, बेंद्रे साहब से क्लोज आ गए मास्टर्स डिग्री में। फिर उन दिनों में कल्चरल स्कॉलरशिप शुरू हो गई, तो वो मुझे 2 साल के लिए मिली। तो मेरा 7वां और 8वां साल डायरेक्ट अंडर बेंद्रे साहब, उस वक्त हम 3 को मिली थी, ज्योति भट्ट और शांति दवे और मुझे जी। तो और उसमें नेचुरली मेरा आर्ट हिस्ट्री एस्पेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग था उन दोनों जन से, मगर उनको भी एक्चुअली जो अपनी ट्रेडिशनल आर्ट है उसमें काफी इंटरेस्ट था जी। अच्छा, इन्हीं दिनों में हमको ये बंगाल स्कूल था, फिर अपने तो क्लास, जनरली क्लास ट्रेनिंग तो रियलिज्म में होती थी, नेचुरलिस्टिक अप्रोच होता था, मगर कंपोजिशन में और जिसको क्रिएटिव शब्द सभी लोग बात करते थे, तो वो क्रिएटिव आर्ट में फिर जो बेंद्रे साहब ने क्यूबिज्म की डिमॉन्स्ट्रेशन दी, एब्स्ट्रैक्शन की डिमॉन्स्ट्रेशन दी, तो ये चीजें क्रिएटिव आर्ट में होती है। ऐसा करके वो सारे डिसिप्लिन, सारे एरियाज का एक ग्रास्प होता रहा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जी। तो मुझे जब स्कॉलरशिप मिली इंग्लैंड जाने की, तो मैंने सोचा मैं ये आर्ट हिस्ट्री एस्थेटिक ऐसे सब्जेक्ट पढ़ूं बनिस्बत की, फिर से वही सामने मॉडल होगा और मैं ट्यूब्स में से कलर निकाल के कैनवस पर लगाऊंगा जी। तो ऐसा मैंने आर्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। तो अच्छा इंस्टीट्यूट है
ये लंदन में, आजकल तो उसको इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट मानते हैं, कोटोल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट। जी तो उसमें मैंने ये ऑनर्स इन वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री। तो उसमें रेनेसांस मास्टर्स, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, टिशियन, ये सब, फिर मॉडर्न मास्टर्स, मॉडर्न मूवमेंट्स, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, ये तो ताज़ा ताज़ा ही था। जी जी और अर्ली 20th सेंचुरी में क्यूबिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, फोविज्म, surrealism, यहाँ ये सब पढ़ाई में आ गया। जी तो यही चीजें फिर मुझे फॉर्चुनेटली यहाँ पर बड़ौदा में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि अंग्रेजी अच्छी होने से मुझे तो ऑलरेडी 1 साल के लिए टेम्पररी रखा भी था इंग्लैंड जाने से पहले। जी जी तो वापस आके मुझे रीडर की सिलेक्शन हो गई और हेड की पोजीशन दे दी गई। जी जी तो इस तरह से अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई हाँ 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 कि ये सब एरिया डेवलप करने में। और मेरे सामने महेंद्र साहब हेड ऑफ पेंटिंग डिपार्टमेंट, शंकर चौधरी हेड ऑफ स्कल्पचर डिपार्टमेंट, विजेंद्र साहब रिटायर हो गए तो सुब्रमण्यम हेड ऑफ पेंटिंग। तो मैं आर्ट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में क्या करूं? जी जी सो फॉर्चुनेटली मेरी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन भी हुई, मतलब यहाँ ही महेंद्र साहब वगैरह मेरे टीचर्स, फिर इंग्लैंड में गॉम्ब्रिक और ऐसे ऐसे नाम आपने सुने होंगे, ये सब हमको लेक्चर्स देते थे वहाँ पर। और वहाँ पर एक होता था कि हर एक को प्रोजेक्ट दिया जाता था जी और वो जैसे वहाँ के टीचर्स लेक्चर देते थे उसी स्टाइल में, उसी मेथोडोलॉजी में प्रेजेंटेशन करना होता था। ऐसे महीने में एक एक बारी आती थी। जी तो ये आर्ट राइटिंग उस तरह से और प्रोफेशनल, और आपको कोई किसी का या लिखा हुआ उसकी आप नकल लेकर आ जाओ, ऐसा नहीं। सारे जो एक्सपर्ट्स हर एक फील्ड में है उन्हीं को लेकर से बनाना है और प्रेजेंटेशन करना है, जिस पर सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज, लेक्चर सुनने के अलावा ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट थी जी कि आप कोई सिंप्लीफाई किसी ने किया है वो पढ़ो, ऐसा नहीं। यू रीड। जैसे कोई एक स्कॉलर था जिसने 5 वॉल्यूम माइकल एंजेलो पर लिखे थे, तो वही 5 वॉल्यूम पढ़ के आपको अपना ऐसे तैयार करना है। और उस तरह से हमने देखा कि जैसे जिसने 5 वॉल्यूम माइकल एंजेलो पर तैयार किए थे, ऐसा ही 5 वॉल्यूम पिकासो पर किसी ने तैयार किए। तो इस तरह से मॉडर्न आर्ट पर भी जिस तरह से अर्लियर आर्ट के ऊपर की मेथोडोलॉजी से रिसर्च करते हैं, इसी तरह से मॉडर्न आर्ट पर भी रिसर्च हो सकती है। ये भी ऐसी भी आंखें खुल गई। जी जी तो मैंने आते ही मेरा एक और हेडशिप के अलावा, हाँ, यह एक MA आर्ट क्रिटिसिज्म कोर्स भी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया हुआ था, जिसको मैंने रीअरेंज किया, और साथ साथ मैंने MA आर्ट हिस्ट्री 2 MA हमने शुरू किए। और बैचलर इन आर्ट हिस्ट्री भी एक ऑल्टरनेटिव दिया कि प्रिपरेटरी में लड़का आएगा, लड़का लड़की, तो उनको 3 ऑप्शन होते थे, पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट। तो उनको आर्ट हिस्ट्री भी ऑप्शन हो सकता है। जी जी जिसको आगे क्रिएटिव आर्टिस्ट नहीं बनना है, जिसको ज्यादा आर्ट हिस्ट्री, एस्थेटिक्स, आर्ट क्रिटिसिज्म में इंटरेस्ट है, वो BA इन आर्ट हिस्ट्री का कोर्स ले सकते थे। और वही स्टूडेंट जब MA आर्ट हिस्ट्री और MA आर्ट क्रिटिसिज्म में आएंगे तो मच मोर मैच्योर ग्राउंड वर्क किया होगा और फिर वो आ सकते हैं। जी तो दूसरी जो फॉर्चुनेट बात है कि मुल्खराज आनंद ने मुझे कांटेक्ट किया, वाह वाह, मुंबई से। तो मैं बॉम्बे आया, उनको मिलने के लिए गया, तो उन्होंने मुझे 3 टैगोर्स का सब्जेक्ट दिया PhD के लिए। उनकी एक डॉटर थी, तो उसने कोटोल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा, जो उसको नहीं मिला। तो उसको ये खबर मिली, तो इसलिए जब मैं वापस आया BA ऑनर्स डिग्री लेकर, तो उनको लगा ये हिंदुस्तानी लड़के को मिल गया एडमिशन कोटोल इंस्टीट्यूट में और मेरी डॉटर को नहीं मिला। जी जी तो इस तरह से उनको पता चला मेरे बारे में। तो एनीवे, इट वाज आल्सो लकी चांस कि PhD का भी काम मैंने शुरू कर लिया 3 टैगोर्स का। तो ऐसा करके मैं खुशी है मुझे कि मुझे ये दोनों एज ए प्रैक्टिकल आर्टिस्ट और एट द सेम टाइम ट्रेन्ड आर्ट हिस्टोरियन एंड जो एक्चुअल मास्टर स्कॉलर
जो है माने जाते हैं, उनके अंडर पढ़ाई की इंग्लैंड में। जी। तो इस तरह से वो जिम्मेदारी का ज्यादा ये था। हाँ, तो थ्री टैगोर्स का सब्जेक्ट लेकर शुरू किया और मैं रिव्यूज लिखने लगा। जी जी और या इस तरह के, जैसे मैंने एक सर्वे, एक मेरा आर्टिकल टाइम्स में उन्होंने छपाया 1970s में। जी तो एक 100 इयर्स, मतलब 1970s में वो छपा, लगभग अब मान लीजिए 1950s ले लें तो 1950s से पीछे जाके एक सेंचुरी। एक सेंचुरी। नेचुरली इट स्टार्ट्स विद रवि वर्मा। सो रवि वर्मा, रिवाइवलिज्म एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड, उसका बड़ा लंबा पेपर था मेरा ऐसे, जो जी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरे पेज में छपाया, सेंट्रल वाह। पेज में, संडे जी को, जी जी उस जी। जमाने में। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा करके मैंने न्यूज़पेपर में छप जाए इस तरह का भी लिखने लगा। उसमें खास करके मैंने मेरी राइटिंग में, इवन मेरा पीएचडी वाला जो काम है जी। उसमें भी, जो पढ़ाई करेगा उसका, जो रीडर है, उसको समझ में आएगा कि नहीं मैं इस तरह से लिखता आया हूँ। ये मुझे कई लोगों ने भी कहा है, हमको फलाना फलाना समझ में नहीं आता, मगर आपका लिखा हुआ समझ में आता है। जी जी जी। आपकी प्राइमरी एजुकेशन तो कश्मीर में हुई थी ना? हाँ, मैं 15 साल तक तो कश्मीर में था। वो कुछ भी मालूम नहीं था, अजंता क्या होता है या मॉडर्न आर्ट क्या है, ऐसे कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। इनफैक्ट वहाँ भी इंटरेस्टिंग ये है कि वहाँ त्रिलोक कौल और काचरू ऐसे दो तीन आर्टिस्ट थे जी। जो रजा आता था हम्म। वहाँ लैंडस्केप करने, कश्मीर लैंडस्केप 47-48 में। तो इन लोगों ने भी वहाँ सीखा था और ये लोग भी लैंडस्केप करने जाते थे। तो उस तरह से उनको रजा से पहचान हो गई। तो वो तरह से वो लोग ने बाद में लिखना शुरू किया कि हमारी मूवमेंट शुरू हो गई, आर्ट मूवमेंट। जी जी। मैं तो अभी 10th में ही पढ़ता था तब, 9th-10th में ही। तो मैं जब 51 में यहाँ आया तो उन लोगों को पता चला ये लड़का एक गया है, ये कौन लड़का है। तो मैं 52 में समर वेकेशन में वापस आ गया, तो मुझे इन लोगों से कांटेक्ट हो गया और पता चला ये लोग हैं। और उसके बाद 1-2 साल में त्रिलोक कौल पढ़ने आया बड़ौदा में, संतोष पढ़ने आया, गुलाम रसूल संतोष, वो पढ़ने आया। ऐसा करके फिर हम 3 कश्मीरी स्टूडेंट यहाँ इस तरह से जाने जाते हैं बड़ौदा में। और हाँ, और वो लोग तो वापस गए कश्मीर, तो उन लोगों ने आगे वहाँ की एक्टिविटी चालू रखी। तो मुझे ऐसे देखा जाए तो कश्मीर का नहीं गिना जाता है। जी जी। और वैसे मैं गुजराती नहीं हूँ, तो गुजराती इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इस तरह से इनवाइट किया ये बातचीत के लिए। नहीं, आपका इतना कंट्रीब्यूशन है कि उसे बुलाया नहीं जा सकता। बल्कि हम लोग जानते हैं कि परिमू एरा, अरे जो याद किया जाएगा। थैंक यू। जब आप इंग्लैंड में एजुकेशन लिए तो वहाँ क्या महसूस किया कि भारत में क्या कम रह गया है जिसकी वजह से वह एक्सपोजर यहाँ के आर्ट को नहीं मिल पा रहा है और होना चाहिए? नहीं, एक्चुअली हम अगर देखा जाए तो इंडियन आर्ट के लिए 2 बातें हैं। एक बात ये है कि एक चीज है जो आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि कितना उसको वैल्यू देना चाहिए, मगर जिन्होंने वैल्यू दिया है, जैसे कुमार स्वामी, उन्होंने बाहर ही तो काम किया है, श्रीलंका के थे मगर अमेरिका में बैठकर ही काम किया जी। और उसके बहुत सपोर्टर्स थे। स्टेला क्रैमरिश आ गई और उन्होंने कलकत्ता में 20 साल 20-25 साल जितना तो कलकत्ता में उन्होंने काम किया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो काफी फॉरेन स्कॉलर्स ने अच्छा काम किया है। उस तरह से मतलब यही निकलेगा ना कि वैल्यू जी वैल्यू दिया जा रहा है। फिर कलेक्टर्स हैं काफी सारे, उनकी वजह वहाँ पर एक फायदा ये है, जो कलेक्टर होता है कलेक्ट करता है और फिर म्यूजियम में देता है, तो म्यूजियम को बना बनाया कलेक्शन मिल जाता है। जैसे कुमार स्वामी ने बॉस्टन म्यूजियम को दे दिया। तो ऐसे तो बहुत बड़े बड़े अच्छे कलेक्शन हो गए और उनके आधार पर काफी स्टडीज हुई है। और मगर आप
किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मैं पूछते ये थे? पूछ रहा हूँ कि उस समय क्या आर्ट सिनेरियो था जब आप इंग्लैंड गए थे, उस समय भारत का क्या आर्ट सिनेरियो था और किस तरह के कला समीक्षक थे, किस तरह के काम कर रहे थे और फॉरेन जाके आपने क्या महसूस किया कि हम इंडिया जाके यह कार्य करेंगे तो और अच्छा होगा? हाँ, तो मेरा देखिए, वो जो यही जो मैं हमारे जो टीचर्स वहाँ थे, फिर और भी स्टडीज जो दूसरे ऑथर्स के जो मैंने पढ़े वहाँ पर, उस मुझे लगा कि उस तरह से इन डेप्थ काम नहीं हो रहा है इंडिया में। यही यही मैं पूछना चाह तो रहा था। अब इन डेप्थ काम नहीं हो रहा है, तो वो अब कुछ काम हुआ है कि आई मीन कुछ, जैसे आर्चर ने काम किया है, मोती चंद्र जी ने काम किया है, खंडालावाला ने काम किया है, शिवराम मूर्ति ने काम किया है। ऐसे ये पिछले 50-60 साल में तो ऐसे कई स्कॉलर्स हैं जिन्होंने काम किया है, जी, और मैं भी सोचता था मैं भी इसी तरह से काम कर सकूं। तो हम्म, जो मेथोडोलॉजी मैंने एक खास हमारे आर्ट हिस्ट्री कोर्सेज जो मैंने रीऑर्गेनाइज किए यहाँ पर, जी, और इतने स्ट्रॉन्ग कोर्सेज बनाने की कोशिश की थी। अब क्योंकि मैं 25 साल से रिटायर हो गया हूँ, आई डोंट नो कि अब क्या है, मगर उन दिनों में मेरी जो मोटिवेशन इस तरह से थी कि वैसा ही डिटेल में हम करें। जैसे क्या होता था उन दिनों में, फिर दूसरे आर्ट स्कूल भी कोर्सेज शुरू करने लगे आर्ट हिस्ट्री में। जी, तो एक स्टूडेंट आ गई, तो उसको एमए में हमने एडमिशन तो दे दिया, मगर वो कह रही थी कि मुझे आप सीधा पीएचडी में एडमिशन दीजिए। जी, मैंने कहा पहले आप हमारा एमए आर्ट हिस्ट्री कर लो। तो वो कहने लगी मैंने वर्ल्ड आर्ट किया है। ओ, तो अब देखिए हम्म, वर्ल्ड आर्ट कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू से आई हैव स्टडीड वर्ल्ड आर्ट? आपने एक कोई भी एक स्टोरी ऑफ आर्ट, जैसे गोम्ब्रिक की एक पॉपुलर है स्टोरी ऑफ आर्ट, जी, वो जी, एक किताब में, छोटी सी किताब में आपको सारा वर्ल्ड का एक छोटा इंट्रोडक्शन मिलता है, तो उसको आप वर्ल्ड आर्ट कहेंगे। मगर जैसे इजिप्शियन आर्ट स्टडी करने वाले को इजिप्टोलॉजिस्ट कहते हैं। जी, इसी तरह से जैसे मैं वहाँ कोटोल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट डेज में मैंने देखा, चार्ल्स द टोल ने, जी, उसने पूरा लाइफ माइकलएंजेलो के स्टडी में लगाया है, वाह वाह, यू नो, हम्म, इस तरह का। हम्म, फिर एक और हमारे एक ओल्डर जनरेशन टीचर थे वहाँ कोटोल में, वो जर्मन थे। तो उन्होंने जो रिनेसांस ड्राइंग्स, जस्ट ओनली रिनेसांस ड्राइंग्स, ड्राइंग, उसके वो स्पेशलिस्ट थे, इतने साल उन्होंने लगाए थे। तो ऐसा ऐसा स्पेशलाइज काम होना चाहिए। जी, जी, ये जो एक सेंस आ गई, तो इसी तरह से लोग जैसे एक और स्कॉलर है, उन्होंने जो 5 वॉल्यूम पिकासो पर बनाए, तो वो भी एक उस तरह का फोकस है। तो इंडिया ऐसा में भी मैंने होते हैं। मेरा थ्री टैगोर्स का ऐसा ही एक्सरसाइज था। जी, 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 फिर मुझे मौका मिला, मुझे भी स्पेशली मिनिएचर पेंटिंग्स पर खंडालावाला और वीएन गोस्वामी, इन लोगों ने जो काम किया है स्टार्टिंग विद आर्चर। जी, मेरी खुशकिस्मती है, मैं जब म्यूजियम ज्वाइन किया, एलडी म्यूजियम अहमदाबाद, जी, तो वहाँ पर फॉर्चुनेटली मैंने अवनीनाथ गगनीनाथ रविन्द्रनाथ के ऊपर काम किया था। तो उन लोगों ने कलेक्शन बनाया था, वो कलेक्शन कस्तूरबाई लाल भाई ने खरीदा था, हम्म, और वो मुझे अवेलेबल हुआ किताब लिखने के लिए। तो मेरी लास्ट जो बड़ी किताब है, वो ये 2018 में, 17-18, काफी 5-8 साल लग गए उस पर काम करते करते। जी, जी, तो वो कलेक्शन पर मैंने किताब लिखी। ये वही जो जिस तरह से कोटोल इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग मिली, उसी के आधार, उसी के बेसिस पर मैं वो कर सका। इवन एक्चुअली थ्री टैगोर भी जी, इसी तरह से कर सका। ऐसा काम किसी बंगाली ने, ऑथर ने तब अभी तक नहीं किया था। और मैं समझता हूँ मेरे ध्यान में तो ऐसा, और मतलब किताबों में आप बहुत रिप्रोडक्शन डाल दीजिए, वो अलग बात है, मगर आप किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं। एक है मेरे ही उम्र के हैं,
जी प्रणब रंजन राय, वो एक फेमस स्कॉलर थे, निहार रंजन राय, उनके बेटे जी प्रणब रंजन राय। तो उन्होंने खुद स्टडी किया, ऑफ कोर्स उनके पिताजी से भी सीखा, मगर बाय जॉब वो सोशोलॉजिस्ट थे। जी 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 मगर इस तरह से उन्होंने, और वो क्लोज भी रहे हैं बंगाल के मॉडर्न आर्टिस्ट के साथ, मगर हमारे साथ वो बड़ौदा में काफी एसोसिएट किया उन्होंने हमारे साथ। जी तो उन्होंने मेरे 3 टैगोर्स पर अभी रिसेंटली, ये 2-3 साल पहले मैंने एक लेक्चर दिया था जी कलकत्ता में, जो ये मैंने 3 टैगोर, ये अभिनव गगनाथ का जो आर्ट कलेक्शन है, वो किसी मोस्टली हार्डली किसी बंगाली ने देखा है। जी 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 तो उसका एक ये पार्ट मैं लेकर, मैंने उनको सजेस्ट किया था, मैं आपको उस पर लेक्चर देना चाहता हूँ। जी तो उस वक्त ये प्रणब रंजन राय ने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि अब अवनींद्रनाथ, गगनींद्रनाथ और उनसे बड़े उम्र में थे रविंद्रनाथ, 2 पेंटिंग उन्होंने बाद में की। तो ये 3 एक ही मिलियो, एक ही एटमॉस्फेयर में पले हुए हैं, बड़े हुए हैं। उनकी ये क्रिएटिव वर्क भी उसी पीरियड में हुई है, जी मगर तीनों अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। ये पहली बार रतन परिमू ने दिखाया। जी जी ये 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज। हाँ क्योंकि आप वो कला समीक्षा की जो बात है, जी कि कैसे आर्टिस्ट की पर्सनालिटी को किस तरह से हम फोकस कर सकते हैं, और उनकी अलग अलग जो इंडिविजुअलिटी है, अलग अलग विशिष्टताएं हैं, उनके तरफ हम फोकस कर सकते हैं। उसके लिए कला समीक्षक के पास भी तो अपना एक एक्सपोजर और एक विजन होना चाहिए, जो डेवलप होना आसान नहीं है। उसके लिए अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए। हाँ, वो हमने कोशिश तो की। जी 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 आर्ट मैंने आर्ट क्रिटिसिज्म कोर्स भी चला, इवन आर्ट हिस्टोरियन के लिए भी यही ये ऑब्जेक्टिव था। जी जी ये वो कैसे आर्ट ऑब्जेक्ट को लेकर काम करे, ये नहीं आई मीन इर्द गिर्द की बातें, ऐसा नहीं, वो आर्ट ऑब्जेक्ट को फोकस में लेकर काम करे। जिस समय सर आप कला इतिहास और कला समीक्षा पढ़ा रहे थे बड़ौदा में, उस समय या पढ़ रहे थे, उस समय भारतवर्ष में कहाँ कहाँ यह विषय पढ़ाया जा रहा था? उस वक्त तो एक्चुअली हम जिस तरह से पढ़ाते थे ऐसा तो मुझे नहीं लगता और कहीं था, एक्सेप्टिंग इस तरह से है, बनारस में आर्ट हिस्ट्री, इंडियन आर्ट को लेकर कोर्सेज थे। जी तो उनको या तो टेम्पल आर्किटेक्चर या तो स्कल्पचर, और मोस्टली उसमें आइकोनोग्राफी को लेकर फोकस होता था, और मिनिएचर पेंटिंग का कुछ सिखाया जाता था। जी इस तरह से मतलब इंडियन आर्ट एरिया पर कोर्सेज थे, जी मगर हमारी तरह हमने जिस तरह से फोकस किया था, और हमने एस्थेटिक्स भी बीच में लाया था, क्योंकि एस्थेटिक थ्योरीज इज ए वेरी इम्पोर्टेंट बेस फॉर द ट्रेनिंग। आप उसको यूज करें न यूज करें, बट फॉर द ट्रेनिंग इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। जो मैं समझता हूँ आजकल जो आर्ट राइटिंग नाम से जो टर्म शुरू हो गई, कि अभी आजकल तो आर्ट क्रिटिक नहीं कहा जाता है, अभी तो आर्ट राइटिंग। तो आर्ट राइटिंग में ऐसा मुझे लग रहा है, आप जैसे आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट में से आर्ट एजुकेशन भी चला गया, क्योंकि वो कंप्यूटर से सब कुछ कर सकता है। जी इसी तरह से आर्ट राइटिंग टर्म में मुझे लगता है जो भी ग्राउंड वर्क जो करना होता है, आर्ट हिस्टोरिकल नॉलेज चाहिए, आर्ट क्रिटिसिज्म किन किन ने लिखा हुआ है उसका नॉलेज चाहिए, आर्ट की थिंकिंग शुरू हुई है और उस तरह से एस्थेटिक्स साइंस डेवलप हुआ, तो वो क्या थियरीज थी, क्यों थी, कौन से आर्ट ऑब्जेक्ट को फोकस करके वो थियरीज थी। जैसे कुछ थियरीज हैं जो नाटक के संदर्भ में समझी जाती हैं, कुछ थियरीज हैं जो लिटरेचर के संदर्भ में समझी जाती हैं, कुछ थियरीज हैं जो विजुअल आर्ट्स से ज़्यादा संबंध रखती हैं और लिटरेचर और नाटक से कम संबंध रखती हैं। ऐसे ऐसे बातें, कितनी सारी बातें हैं। तो ये जो
ट्रेनिंग का बेस है ये आर्ट राइटिंग टर्म में से निकल जाता है। जैसे आर्ट एजुकेशन में भी आजकल जो बेस है आर्टिस्ट की ट्रेनिंग की, उसकी सेंसिटिविटी, उसके स्किल्स और ये सब, अब तो वो अब कैसे भी कोई भी आर्टिस्ट बन सकता है। ऐसा हो गया आज। जिस तरह आप कला के मूल्यों को समझकर, कला समीक्षा के मूल्यों को समझकर, सौंदर्य बोध को समझकर, संवेदनाओं को समझकर आर्ट राइटिंग करते थे, बजाय उसके आजकल कला का एक किसी और भाषा में अनुवाद हो रहा है। हाँ, ऐसा है ना कि देखिए, हो सकता है कुछ अच्छे राइटर्स भी हों। एक 2-3-4 साल पहले ललित कला में आर्ट राइटिंग का सेमिनार रखा था उन्होंने। हाँ, तो इंडियन आर्ट राइटर कॉन्क्लेव हुआ था। हाँ, क्षेत्रीय भाषाओं में भी कुछ लिखने वाले हैं, जैसे बंगाल है, मराठी है, साउथ का मुझे मालूम नहीं, मगर वहाँ भी हो सकता है। मतलब कुछ लोग क्षेत्रीय भाषाओं में भी बेसिक, अगर उनको ये सब बातें मालूम है, क्योंकि जैसे जिस भाषा में अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं, इंडोलॉजिकल स्कॉलर्स, जिन्होंने संस्कृत में से ट्रांसलेशन किया है या जिन्होंने इंडियन आर्ट के बारे में लिखा है, तो हम गेस कर सकते हैं कि उस भाषा के जो आर्ट राइटर हैं, भले वो इंग्लिश में लिखते हों या उनकी ही भाषा में लिखते हों, मगर अगर जैसे मराठी में भी बहुत से इंडोलॉजिकल स्कॉलर्स रहे हैं, तो जहाँ जहाँ इंडोलॉजिकल स्कॉलरशिप अच्छी है, स्ट्रांग रही है पिछले 50 साल 100 साल से, तो उनको उनके राइटिंग्स के थ्रू अच्छा ग्राउंड वर्क हो सकता है। इंटेलेक्चुअली वो लोग तैयार हो सकते हैं और किया भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मगर मैं ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ, जो ऑलरेडी मैंने इंडिकेट किया था, कि जिसको भी आर्ट राइटर बनना है या आर्ट क्रिटिक बनना है, कला समीक्षक बनना है, भले मुझे तो अभी भी लगता है आर्ट राइटर मत लिखो, क्योंकि वो तो फिल्म राइटर में क्या है, आप फिल्म क्रिटिसिज्म में, फिल्म के क्रिटिसिज्म करने के बदले में आप फिल्म राइटर बन सकते हैं। आपको सिर्फ फिल्म में क्या क्या कॉस्ट्यूम यूज किया है उसका ही लिखना है, या फिल्म में हीरोइंस ने कौन कौन से हेयर स्टाइल्स किए हैं उसके बारे में लिखना है। ये भी अच्छी बात है, खास करके जबकि अलग अलग सोशल लेवल के कैरेक्टर्स हों। कोई गांव की लड़की है, कोई मिडिल क्लास लड़की है, कोई बहुत अमीर लड़की है, नेचुरली सबके ड्रेसेस में और हेयर स्टाइल में फर्क करना ही पड़ेगा उनको। तो वो उस तरह के लिखने वाले भी हैं, तो वो भी ऐसा ही मेरा कहना है कि आप आर्ट राइटिंग को ऐसा मत बनाइए, आई मीन आर्ट क्रिटिसिज्म को, कला समीक्षा को। इसलिए जो ग्राउंड वर्क है, जैसे डॉक्टरी ट्रेनिंग करके फिर डॉक्टर बनता है, ऐसा ही कुछ एक कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि देयर इज सम ट्रेनिंग जो आर्ट कला समीक्षक को भी होना चाहिए। मेरा कहना ये था कि आर्ट राइटिंग आजकल वे लोग नहीं कर रहे हैं जिनको, जैसा आप अपेक्षा कर रहे हैं कि इतनी ट्रेनिंग लेकर आए। आज कोई भी आर्ट राइटिंग कर रहा है, तो क्या वो बात आ पा रही है जो आनी चाहिए या नहीं? मेरा यही प्रश्न था। हाँ, नहीं वही, इसीलिए मैंने तो उसका यही जनरल जवाब दिया कि हो सकता है कुछ ऐसे होंगे जो वेल रेड होंगे और अच्छी एक्वेंटेंस होगी विथ जो चीजें जानना चाहिए। कुछ को नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा शॉर्टकट नहीं है, उसको शॉर्टकट नहीं बनाना चाहिए। आप ग्रामेटिकली करेक्ट भाषा लिख सकते हैं, उतना ही काफी नहीं है। जी, उतना ही काफी नहीं है। इतना काफी नहीं है। उसमें क्या होता है, जैसे देखिए, अगर जो बराबर पढ़ाई की हो ना, तो जैसे मैं ये जो वेस्टर्न कंट्रीज में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, उन लोगों ने किताबें बनाई हैं 19th सेंचुरी में। जैसे बोदलेयर ने आर्ट पर लिखा है जी, तो उसमें क्या होता था, उस वक्त फोटोग्राफ नहीं होता था। तो जब फोटोग्राफ आने लगा तो पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन लिखना कम हो गया और उसके ऊपर जो इंटरप्रिटेशन करना है वो आपको करना चाहिए, ऐसा एक सेंस आ गई। मगर उसके पहले
ये था कि आप पहले आपको डिस्क्राइब करना है जी और मगर उस स्टेज में ये इंटरेस्टिंग था, आपने डिस्क्राइब किया मगर आपने इंटरप्रेट नहीं किया। नाउ यू डू द इंटरप्रिटेशन, सो डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन, जी जी इस तरह की एक सेंस आ जाती है कि आई एम आई डिस्क्राइबिंग और आई एम आई इंटरप्रेटिंग और आई हैव गिवन द डिस्क्रिप्शन, नाउ लेट मी डू द इंटरप्रिटेशन। और वही जब इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है तभी ट्रेनिंग की बात आ जाती है। जी मैं किस दृष्टि से लिख रहा हूँ या कोई ये पर्टिकुलर ऑथर का ये मेथड था, क्या मैं उस तरह से लिख रहा हूँ, कोई दूसरे का ये दूसरा मेथड था, क्या मैं उस तरह से लिख रहा हूँ, ये ऐसे ऐसी बातें आ जाएंगी फिर। तो ये इसीलिए ट्रेनिंग जरूरी है। मैं एक प्रश्न और जानना चाह रहा था कि जो कला इतिहास का लेखन हुआ वो एक लेवल पे आके रुक गया, उसका डॉक्यूमेंटेशन रुक गया। क्या ऐसा नहीं है कि जिस क्रम में लिखा जाना चाहिए था हम समकालीन कला को उससे बहुत जोड़ नहीं पाए हैं, अपनी प्राचीन कलाओं से, प्राचीन चित्रों से, हाँ, प्राचीन मूर्तियों से या मंदिर की कलाओं से एक जगह पर आकर हम रुक गए हैं भारतीय कला में। क्या ऐसा नहीं लगता? आप थोड़ा और एलाबोरेट कर सकते हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय कला में कला समीक्षा जिस तरह आप से कला समीक्षा की बात करें? हाँ कला हाँ हाँ समीक्षा, कला इतिहास और कला का प्रलेखन, डॉक्यूमेंटेशन हाँ हाँ। एक लेवल पे आके रुक नहीं गया है कि हम प्राचीन कला, प्राचीन चित्रकला, प्राचीन मूर्ति कला, मंदिर कला इत्यादि के बाद हम समकालीन कला से उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, वो शायद कुछ लोग कर रहे हैं, गैलरीज तो शायद कुछ लोग कर रहे हैं, सिलेक्टिवली हो रहा है शायद। कुछ तो वो लोग जिन आर्टिस्टों में इंटरेस्ट है उसमें तो करते हैं। इतना ही है कि वो कैसे करते होंगे, क्या मेथड से करते होंगे, वो सिलेक्टिवली हो रहा उसी। है। सर कुछ अपने में उस परिवेश का वर्णन करें जो ज्योति भट्ट, शांति दबे इत्यादि के समय आपको मिला, या जैसे आपके टीचर्स थे बेंद्रे साहब, शंखो जी, मनीषा, तो इन सब का क्या परिवेश था, क्या प्रशिक्षण पद्धति थी था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैंने तो, जहाँ तक आर्ट हिस्ट्री टीचिंग का सवाल है, जी वो तो मैंने काफी कुछ बदल दिया और काफी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया और वो सब तो राइटिंग में ही है। जी जहाँ तक बेंद्रे साहब, शंकु चौधरी और मनीदा, मनी साहब का सवाल है। एक्चुअली मनी साहब तो छोटे थे जब शुरू में आ गए, जी जस्ट फ्रेश फ्रॉम शांति निकेतन। हम्म उम्र में उनकी कम से कम 8-10 साल कम थे वो बेंद्रे और शंकु चौधरी से। जी तो हमें बेंद्रे साहब क्योंकि स्टूडियो में काम करते थे और बेंद्रे साहब अगर उनको टाइम मिला या जैसे 12 बजे 1 बजे तक अगर वो टीचिंग में है मॉर्निंग टाइम में, उसके बाद वो दोपहर में कॉलेज में ही काम करते थे। बाद में उन्होंने अपने घर में काम करना शुरू किया, मगर वो कॉलेज में ही काम करते थे। तो उस तरह से एक प्रथा बन गई कि हम भी काम करने लगे आफ्टरनून में, जब अपने टीचिंग आवर्स नहीं है। तो 5-6 बजे तक स्टूडियो शाम तक खुला रहता था। तो उनकी एग्जाम्पल हमें इंस्पायरिंग थी जी। ऐसा कोई खास बैठ के ये समझाना वो समझाना ऐसे कुछ ज्यादा, खास करके बेंद्रे साहब की डेमोन्स्ट्रेशन ज्यादा होती थी जी और उसमें वो पेंटिंग, मतलब क्रिएटिव पेंटिंग नाम से जो क्लास होता था उसमें भी वो कुछ न कुछ दिखा रहे थे। लाइफ स्टडी का तो उनका कमाल था। तो वो जिस तरह से कलर्स हैंडल करते थे, कलर में एक सटलिटी होती थी। ये शैडो में जो कलर्स हैं, लाइट में जो जहाँ हाईलाइट या लाइटर टोन्स हैं उसमें जो कलर्स होते हैं, वो उसमें उनका एक जादू होता था जी। और उसके लिए हम तो कलर सेंस उनकी ऐसी जबरदस्त थी। उनकी एक आंख चीचक में खराब हो गई थी जी। तो एक ही आंख थी उनकी। इसलिए ये एक जैसे एक वैन वैनायक नाम का एक आर्टिस्ट है
जी 15th सेंचुरी हॉलैंड में, यूरोप में, वो इतना डिटेल में काम करते थे, तो उनके लिए कहा जाता था व्हाट एन आई, विच इज ए माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप एट द सेम टाइम। जी अब बेंजे साहब को तो एक ही आंख है, और वो उस तरह का काम नहीं था उनका, फिर भी हम उनके लिए कह सकते हैं व्हाट एन आई, एक ही आंख। तो उस एक आंख से उन्होंने क्या क्या काम किया। जी तो ये जो 3 डायमेंशनल सेंस है, वॉल्यूम की सेंस है, डिस्टेंस की सेंस, स्पेस की सेंस है, ये एक आंख से, इवन व्हेन यू आर डूइंग एब्स्ट्रैक्ट वर्क और मॉडर्निस्टिक वर्क, रियलिस्टिक वर्क में तो स्पेस और 3 डायमेंशनलिटी तो आना ही चाहिए, मगर एब्स्ट्रैक्शन और क्यूबिस्टिक और उसमें तो वो एक आंख से वो सब देख सकते थे जो 2 आंख से कहा जाता है कि देखा जा सकता है। जी तो ऐसी ऐसी बातें उनमें थी जो हमें इंस्पायरिंग करती थी। और एक जो मुख्य बात जो है इन लोगों के काम में, कि जैसे मैं एनालॉजी ये देना चाहता हूँ कविता की या शायरी की, जी कि आप अगर शायर बनना चाहते हैं यंग एज में, आपको इंस्पिरेशन है, तो आप लैंग्वेज और भाषा में जो कुछ लिख सकते हैं वो पोएट्री बन जाती है, वो सीखने सिखाने की अलग बात है। मगर मेनली यंग पोएट का जो आइडियल होता है, रोल मॉडल होता है, वो जो एग्जिस्टिंग शायर होता है, जी जो मुशायरे में, कवि सम्मेलन में हम जो शायर की प्रेजेंटेशन होती है, कविता की प्रेजेंटेशन होती है, वो तो यही बात हमारे सीनियर फेज में हमें इसका आभास हो गया इन लोगों के काम करने से, कि हम ये जो सीख रहे हैं, बाहर जो मॉडर्न आर्ट चल रही है वो चैलेंज है, वैसा हमें काम करना है। तो ये इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई न, जैसे कहते हैं ना रेवोल्यूशन में क्या होता है, नारेबाजी होती है, रास्ते में जुलूस निकलता है और हमें बदलना है दुनिया को, जो भी है, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसा कोई मॉडर्न आर्ट में नहीं होता है, नारेबाजी नहीं होती है, मगर आपको काम करना है। तो ये एक सेंस जो दूसरे आर्ट स्कूल में नहीं था, या जो जनरली आर्ट एजुकेशन का एम नहीं था, ये यहाँ पर हमारे पीरियड में इस तरह से हमको लगा कि ये आर्ट एजुकेशन है, इसी से हमको आगे चैलेंज है, आगे जो हो रहा है हुसैन कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, तो या हमारी ये टीचर्स कर रहे हैं, तो उस तरह के लेवल का हमें काम करना है। ऐसा नहीं था कि कोई एक आर्ट एजुकेशन की थ्योरी थी, मगर ये काम कर रहे थे, और जो सीखते हैं दैट डिसिप्लिन इज देन यूज टू डू योर ओन क्रिएटिव वर्क, योर ओन इंडिविजुअल वर्क। जी शंखो चौधरी जी के बारे में कोई संस्मरण आपके हो जो इंस्पायरिंग हो? वो भी काम करते थे, और वो तो खुला बदन करके वो शाम तक, और उनको जब ब्रॉन्ज कास्टिंग करनी होती थी तो पहली बार वो देखा हमने कि ब्रॉन्ज को पिघलाने के लिए कितने घंटों तक उसको आग रखनी है, और उसके बाद आप वो अपना कास्ट बनाएंगे, फिर उसको मोल्ड बनाएंगे, फिर आप उसमें वो मेटल डालेंगे, ये उसमें तो रात भर हो जाती थी, तो वो सब हम देखते थे। तो उसमें उनका जो एनर्जी है, वो खास करके वो स्पिरिट एनर्जी वो देखा। और नेचुरली अपना उनका भी दोनों तरह के काम होते थे, पोर्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, या अपना उन्होंने भी स्कल्पचर में क्यूबिज्म इंट्रोड्यूस किया, तो क्यूबिस्टिक स्कल्पचर्स करते थे। एक बड़ा उनको महात्मा गांधी का कोई फॉरेन कंट्री के लिए पोर्ट्रेट बनाना, उसका कमीशन मिला था, तो वो भी हमारे कंपाउंड में हुआ था, तो वो काम देखा हमने। इसी वजह से सुब्रमण्यम म्यूरल करते थे, तो म्यूरल 2 तरह का था, एक तो एज ए टेक्निक टू स्टडी सिलेबस में था, खास करके ऑफ कोर्स बीए में थोड़ा था, मास्टर डिग्री में,
मास्टर डिग्री में यू कैन स्पेशलाइज इन म्यूरल पेंटिंग, इस तरह का मनी साहब ने कर लिया। तो म्यूरल, एक्चुअल म्यूरल वो बनाते थे, मचान लगा के, उसके फोल्डिंग लगा के, और ये जो जयपुर प्रोसेस है, तो ऐसा मतलब ये प्रैक्टिकल बातें जो होती थी जी, ये दे वेर लाइक टीचिंग। ब्लूप्रिंट कॉन्फ्रेंसेस करके फिर ऐसा करना है वैसा करना है, तो दिस इज ऑल स्पॉन्टेनियस। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जैसे आर्ट ग्रुप्स बन गए, बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप बन गया, मुंबई में, दिल्ली में बन गया था 47 में, फिर उधर कलकत्ता ग्रुप सबसे पहले बना था कलकत्ता में, तो ऐसा करके साउथ में फिर थोड़ा देर से हुआ। तो एक्चुअली बड़ौदा में ये यंग दीज टीचर्स एंड हम लोग भी 5-6 साल में फिर तैयार हो गए। ज्योति भट्ट, शांति दवे, महेंद्र पंड्या स्कल्पचर में, इस तरह से। तो एक 8-10 साल में ये पीरियड में ये इस तरह का ये सब हो गया। 10-15 साल के पीरियड में, स्टार्टिंग फ्रॉम 1950। मतलब उस तरह से मैं भी, मुझे लगता है मुझे भी शामिल करना चाहिए इसमें, पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन जो आर्ट ट्रेनिंग हुई है और उन्होंने बाद में जो काम किया है। बड़ौदा की फैकल्टी कब इस्टेब्लिश हुई, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट? 50 में ऐसे 49 में, मगर पहला बैच 50 में आया और 51 में दूसरा बैच आया जिसमें मैं था, और हकुशा, और पहले बैच में शांति दवे, ज्योति भट्ट, महेंद्र पंड्या, ये लोग थे। ये 49 माना जाएगा? 1950 फर्स्ट बैच, ज्योति भट्ट, शांति दवे, यही समय था पंड्या। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट फैकल्टी इस्टेब्लिश होने का यही समय था 49? नहीं, एक्चुअली जहाँ तक हमने सुना था उन दिनों में जी, ये जैसे चौधरी साहब वगैरह, इन लोगों को बुलाया जाता था जहाँ जहाँ वो डिग्री कोर्स करना चाहते थे जी, और काफी ये होता था, मतलब डिबेट होता था, डिग्री कोर्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब। फिर डिग्री कोर्स होने से आप कैसे टीचर्स रखोगे, टीचर्स की क्वालिफिकेशन भी बदल जाएगी, ऐसा वैसा, मतलब इट डिडंट हैपन सो स्मूथली। हो सकता है काशी में, बनारस में तो ऑलरेडी आर्ट डिपार्टमेंट था ही, तो उसको फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने से अपग्रेड किया होगा जी, मगर कुछ रेजिस्टेंस, इवन शांति निकेतन में भी सुना है रेजिस्टेंस हुई है। शांति निकेतन में तो नॉट ओनली डिग्री कोर्स के लिए रेजिस्टेंस हुई है, मगर इवन ये लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर ऐसा डिजिग्नेशन देना कि नहीं, ये भी तो मतलब इस तरह से बड़ौदा में जो सहज शुरू हो गया वो फिर बहुत बड़ा डिबेट और स्ट्रगल की बात हो गई। फिर अल्टीमेटली सब ने लगभग यही किया कि अरे हमको बड़ौदा क्यों देखना है, जो चल रहा है उसको डिग्री मान लो। जी 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 जो कोर्स चल रहा है ना कॉल इट डिग्री, ऐसा है। सर, जब आप पढ़ रहे थे उस समय भारत में कौन कौन से ऐसे आर्टिस्ट थे जिनके आने से आप लोगों में उत्सुकता बनी रहती थी उनको देखने के लिए, उनके काम को देखने के लिए, उनसे डिस्कशन करने के लिए, या किन किन नामों को आप सुनते थे कि साउथ में कौन काम कर रहा है, ईस्ट में कौन काम कर रहा है, दिल्ली में कौन काम कर रहा है, ऐसे कौन कौन से नाम, चर्चित नाम थे? कुछ नाम तो ऐसे थे जो मैं उनको स्टूडियो शॉप टॉक की तरह कहूँगा जी, जैसे अभी अमृता शेरगिल जैसे अभी भी मर गई है, ऐसा था जी। अमृता शेरगिल हम लोग आपस में बात करते थे, मगर बाकी उन दिनों में ऐसा था, यूनिवर्सिटी ने एक एक्सेप्ट किया था जी, कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स है कम से कम एक को बुलाया जाए साल में जी। तो ऐसा करके हुसैन को बुलाया है। और फॉर्चुनेटली हुसैन के कोई रिलेटिव बड़ौदा में है, उसके बड़े बेटे का ससुराल, जो शमशाद से बड़ा एक बेटा है जी, उसका ससुराल यहाँ, तो ऐसा करके वो ऐसे भी आते थे तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो उस तरह से वो एक वेल नोन पर्सन का काम देखकर, उनकी डेमोन्स्ट्रेशन देखकर वो तो रोल मॉडल हो ही गए। जी, आरा आए थे, हेबर आते थे, जी,
के हेबर आते थे, लक्ष्मण पाई आए हैं, जी। तो उन दिनों में कुलकर्णी आए हैं, के.एस. कुलकर्णी आए हैं, उधर से शांति निकेतन से विनोद बिहारी मुखर्जी आए हैं, जी। चिंतामणि कार आए हैं स्कल्पचर। जी। ये हमारे 6-8 साल में ये लोग आते रहे हैं और हम उनसे खूब उनके साथ उनके पीछे पीछे जाते थे, बातें करते थे। यही तो पूछा जाना था कि किस तरह विद्यार्थी उनको रोल मॉडल मान के उनके पीछे लग जाते थे। ये जो आपने थ्री टैगोर्स लिखा है, कुल मिला के एक मोटी बात में देखा जाए कि इन थ्री टैगोर्स का भारतीय कला में क्या अवदान माना जाना चाहिए? बहुत कुछ, मेरे ख्याल में तो बहुत कुछ माना जाना चाहिए। अभी तो अवनींद्रनाथ के 150th बर्थडे है जी। बहुत कम लोग ये समझते हैं कि एक सिंपल बात थी, हमने रियलिस्टिक सीखा है, मगर रियलिस्टिक काम को क्रिएटिव नहीं कहेंगे जी। तो नेचुरली तब कौन वेल नोन रियलिस्टिक नाम था रियलिस्टिक फेज में, रवि वर्मा थे, फिर कुछ जो बम्बई वाले रियलिस्टिक आर्टिस्ट रहे हैं, क्या कर उनका नाम है, धुरंधर जी। हाँ धुरंधर, हाँ सॉरी, मतलब इस तरह के जो है तो रियलिस्टिक नहीं करना है। अच्छा, इसी तरह से उन दिनों में ये भी था कि जिस तरह से चलिए अवनींद्रनाथ तो लीडिंग आर्टिस्ट थे रिवाइवलिज्म के, मगर दूसरे जिस तरह से सब जगह बंगाल स्कूल टाइप जो काम शुरू हो गया था, तो हमें ट्रेडिशनल नहीं करना है, तो ट्रेडिशनल नहीं करना है और रियलिस्टिक नहीं करना है, इस तरह से तो दूसरा कोई रास्ता निकालना है जी। तो उस तरह के अगर उस तरह के थिंकिंग में फिर अवनींद्रनाथ में काफी कुछ ऐसा है, इसी तरह से गगनेंद्रनाथ का भी काफी कुछ ऐसा है, इसी तरह रविंद्रनाथ का भी काफी कुछ है। मैंने उस तरह से टाइटल दिया है, तो शुरू के पहला जो मेरा थीसिस में टाइटल था पेंटिंग ऑफ थ्री टैगोर, थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना था जी। मगर जब मुझे कुमार गैलरी वालों ने कहा हम इसको बड़ा फॉर्मेट में छपाएंगे, तो वो जो रिवाइज वर्जन है जी। उसका टाइटल ऑफ कोर्स आउट ऑफ थ्री टैगोर, मगर फ्रॉम रिवाइवल टू मॉडर्निटी, अर्ली मॉडर्निटी जी। तो उसमें ये समझना है हमको कि इन जनरल मॉडर्न आर्ट को जो ट्रेडिशनल नहीं है इसलिए वो मॉडर्न है, या तो ट्रेडिशन को रिजेक्ट करते हैं, ऐसे भी मान्यताएं उससे जुड़ी हुई हैं। मगर हमारे देश में ये इम्पोर्टेंट फेज रहा है कि पहले हम हमारी ट्रेडिशन को समझें जी। तो ये जो ट्रेडिशन को समझने का जो फेज है जो अवनींद्रनाथ ने शुरू किया और काफी सपोर्टर्स रहे हैं, वो एक आदमी का की बात नहीं है, इसमें इंटेलेक्चुअल सपोर्ट भी जो मिला है रिवाइवलिज्म के लिए, और वो सारे देश में फैल गया और सारे देश में कुछ न कुछ अपना इंडिजिनस टू दैट स्टेट रहा है, तो उस तरह से अपने अपने स्टेट का जो ट्रेडिशन है, जो भी सर्वाइविंग ट्रेडिशन रहा है उसकी तरफ ध्यान गया सबको, और यही जो कॉन्शियस हो गए ट्रेडिशन के, यही फिर कॉन्शियस बन गए कि हमको मॉडर्निटी करनी है। तो बेसिक विरोधाभास ट्रेडिशन और मॉडर्न में नहीं रहा है, जो मानता हूँ। कुछ लोग मान लीजिए जैसे वो सूजा के कुछ राइटिंग्स हैं, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है ये इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट की। एक्चुअली वो ट्रेडिशनल बहुत गलत ही है, क्योंकि जो जिस तरह से जैसे एक यही लोग जो है गोएट्स ने थोड़ा लिखा है मॉडर्न इंडियन आर्ट पर उस वक्त के पीरियड का, मगर एक लाइडन थे मुंबई में 40s में, तो 40s में ये लोग जो सब थे सूजा वगैरह इन लोगों पर उन्होंने लिखा है। इसी तरह से दिल्ली में चार्ल्स फाबरे आ गए, वो पाकिस्तान मतलब पार्टीशन के पहले वो कहीं लाहौर में थे और आफ्टर पार्टीशन वो दिल्ली में आ गए मतलब 46 से वो अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही थे।
तो उन्होंने भी, वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने गांधार आर्ट वगैरह कुछ डिस्कवर किया। उसके बाद उन्होंने सतीश गुजराल पर लिखा है, इस तरह से। तो जो ये एक्चुअली ये दो इम्पोर्टेंट आर्ट क्रिटिक्स ने भी अपने यहाँ इन्फ्लुएंस किया है आर्ट राइटिंग में। तो जो एडमायर करते थे मॉडर्न आर्ट का विजन को लेकर, जो मिनिएचर पेंटिंग को एडमायर करते थे, इंडियन स्कल्पचर को एडमायर करते थे, वही जो समीक्षक, वही कला इतिहासकार, फिर जब इंडियन आर्टिस्टों ने मॉडर्निटी की तरफ मूवमेंट शुरू की, उनके ऊपर लिखने लगे। तो इस तरह से ये विरोधाभास नहीं रहा है इनिशियल स्टेज में। ये आज के लोग ये समझते हैं कि नहीं समझते हैं, मुझे पता नहीं है, बट दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि कोई उसमें क्या है कि जो एब्सोल्यूट नेचुरलिज्म जो वेस्टर्न आर्ट का हुआ था, जो मॉडर्न आर्टिस्ट वहाँ के, वो उनको लगता था ये हो गया, आई मीन एब्सोल्यूट नेचुरलिज्म आ गया, उसको उसी की दिशा में नहीं जाने की जरूरत है। तो जो नॉन नेचुरलिस्टिक एलिमेंट मिनिएचर पेंटिंग में है, उस वजह से मॉडर्न आर्ट की दृष्टि से मिनिएचर पेंटिंग वाज नॉट समथिंग दैट यू रिजेक्ट, यू नो। इस तरह से वी डिडंट हैव टू, वी रिजेक्टेड बंगाल स्कूल, बट वी डिडंट रिजेक्ट द ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल आर्ट। तो अपने यहाँ ट्रेडिशनल आर्ट की ऐसी खूबियां हैं, कल्चर में हम वॉल्यूम्स और रिसेशन और प्रोट्रूजन और उनके रिदम और लाइट कैसे पड़ती है, यही कितना कुछ, ये जो लाइडन है उन्होंने एलिफेंटा के ऊपर कितना कुछ लिखा है इस तरह से। और यही बातें मॉडर्न कल्चर में आ जाती है। तो इस तरह से हमारी जो मॉडर्निटी इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय मैंने हमारा ट्रेडिशन नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम मॉडर्न में भी क्या इंडियन दिख सकते हैं, इंडियन का कुछ, इंडियन एनवायरनमेंट का, इंडियन लाइफ का कुछ उसमें रिफ्लेक्ट कुछ होता है या नहीं होता है, ऐसा बहुत वक्त तक बातें हो। इंडिजिनिज्म डजंट मीन कि वो इंडियन दिखना चाहिए। इंडिजिनिज्म मीन्स उसमें क्या इंडिजिनस तत्व आ सकता है और कैसे आ सकता है। जी नहीं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात बताई, इस पे सबको ध्यान दिया जाना चाहिए। और आजकल के कला समीक्षकों में किसको आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, रेखांकित करना चाहते हैं कि वे अच्छी राइटिंग एक समझबूझ के साथ कला समीक्षा कर रहे हैं जो समकालीन कला को समृद्ध करेगा? गीता कपूर की राइटिंग आई हैव एडमायर्ड, रिचर्ड बार्थोलोम्यो, इस तरह से इवन टू सम एक्सटेंट स्वामीनाथन लिखते थे तो अच्छा लिखते थे। आई मीन कुछ थिंकिंग होती थी। जेम्स थे फ्रॉम साउथ, वो लिखते थे। आपके जो समकालीन लोग थे जैसे ज्योति भट्ट जी, शांति दवे, हकुशा, महेंद्र पांड्या, इनके बारे में कुछ एक संस्मरण यदि आपके पास हो तो कुछ बताएं। उसमें ये है ज्योति भट्ट के साथ तो क्लासमेट्स और सेम गुरु और शांति भाई के भी साथ भी, फिर सोशली फैमिली लेवल ये सब काफी क्लोज रहे हैं जी। और उनके स्किल्स मेरे से ज्यादा थे, मेरी उम्र उसमें वो बड़े थे, शांति दवे भट्ट, और उन लोगों को रविशंकर रावल की वजह से मिनिएचर पेंटिंग का काफी कुछ पता था जी। तो आई वाज ट्राइंग टू कैच अप। तो मैंने भी कुछ जैन पेंटिंग से कुछ लिया है मेरे अर्ली फेज में। उसका एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस यही था कि ये लोग जानते हैं मुझे नहीं पता है, और फिर तो मैं खुद मिनिएचर पेंटिंग पर किताबें लिखने लगा जी। तो इस तरह का है। और मेरी अंदर से तो वही होता है, जैसे क्लासरूम में ये होता है कि अपने क्लासमेट जैसा ही मैं भी करूँ, ऐसी मेरी फीलिंग रही है उन लोगों के साथ। जी जी जी। और कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग पर मैंने भी अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किए हैं,
जो हम लोग साथ में ही हमने किए हैं। ज्योति भट्ट ने, शांति देवी तो उम्र भर एब्स्ट्रैक्ट पेंटर रहे, ज्योति भट्ट ने थोड़े किए। मैंने लगभग 10-12 साल तक मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करता रहा, फ्रॉम 1958 के आसपास टू अबाउट 1972 लगभग करता रहा। फिर मैं अलग फेज हो गया। महेंद्र पंड्या से मेरी क्लोज एसोसिएशन थी जी। मैं, क्योंकि मुझे स्कल्पचर में इंटरेस्ट था, दोनों एंशिएंट मतलब ट्रेडिशनल स्कल्पचर, क्लासिकल स्कल्पचर एज वेल एज मॉडर्न स्कल्पचर पर मैंने अर्ली ईयर्स में लिखा है। मैंने 70s और उस तरह का 1970s में लिखा है, 80s में लिखा है। तो उसको भी थोड़ा स्कॉलरली इंटरेस्ट था और वो भी मॉन्यूमेंट्स में इंटरेस्ट लेते थे। तो वी हैव दिस कॉमन इंटरेस्ट एडमायरिंग स्कल्पचर, वेदर इट इज क्लासिकल, वेदर इट इज मॉडर्निस्टिक, इस तरह का। उनके ऊपर उनसे इंटरव्यू करके मैंने उनके स्कल्पचरल वर्क पर मैंने लंबा आर्टिकल लिखा है। मैंने बलबीर सिंह के ऊपर भी एक लंबा आर्टिकल लिखा है, बलबीर सिंह कट। हाँ, तो ऐसा करके हकुशा वैसे गांधीयन माने जाते थे, वो आश्रम से आए थे जी। और उनको लाइफ टाइम में एज ए गांधीयन के नाम से वो, मगर हमारे क्लासमेट फिर ट्राइबल आर्ट और फोक आर्ट का स्टडी करने लगा, तो ये हमें बड़ा अच्छा लगा जी। और इसमें ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे हमारे जो एक जनरल जो वातावरण कहेंगे, फाइन आर्ट्स कैंपस में जो विंड ब्लो करता था, तो उसमें एडमिरेशन फॉर फोक एंड ट्राइबल आर्ट भी था जी। तो और उसी एडमिरेशन की वजह से भी मुझे लगता है कि फाइनली हकुशा ने काफी कुछ ट्राइबल एरियाज में जाके काम किया। तो ही एंड दैट हैज टू सम एक्सटेंट इन्फ्लुएंस हिज पेंटिंग आल्सो। देव पिथौरा पे भी काफी काम किया था। उन्होंने वो मिट्टी के जो स्कल्पचर बनाए जाते हैं ट्राइबल और फोक इसमें कम्युनिटीज में जी, इसका काफी काम किया है। आपने एक सीरीज बनाई थी जो किसी एक्ट्रेस पर आधारित थी। हाँ हाँ, वो जो मेरा 1970s में जो एक चेंज ऑफ हार्ट कहिए या कश्मकश कहिए कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में भी एब्स्ट्रैक्शन के लिए ये आया था कि देयर इज अ डेड एंड, आप आगे क्या करना चाहते हैं जी। तो ऐसा मुझे लग रहा था मिड 70s में। तो मैं फिगरेटिव अप्रोच मैंने लिया जी, मगर उसमें कुछ मिथ और कुछ ड्रीम्स और इस तरह के थे, कुछ एनिमल्स और डेथ भी पता नहीं क्यों मेरे इसमें ऑब्सेशन में था जी। तो मुझे ऐसा धीरे धीरे लगा कि नहीं, आई मीन यू कैन से इट वाज अ पेसिमिस्टिक फेज इन माय लाइफ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा सारा काम, मेरी साइकोलॉजी समझने से वो काम क्यों मैंने किया, वो उसके लिए कुछ प्रकाश मिल सकता है जी। तो ये मेरा काफी पेसिमिस्टिक फेज था। मे भी सारी दुनिया जीवन की जो अनुभव हो गए बाय दैट टाइम। मैं तो बहुत छोटी उम्र से शुरू किया था, 15 साल की उम्र से। तो शुरू में जो एब्स्ट्रैक्ट फेज में कहता हूँ, मेरे इनोसेंस फेज जो जीवन मेरा ये कह सकते हैं जवानी जी। जो इनोसेंस कैरेक्टर ऑफ माय यूथ वाज इनोसेंस, तो उस इनोसेंस में वो काम किया हुआ है। तो फिर जो जिंदगी के अनुभव होने लगे और पेसिमिज्म हो गया, तो वो पेसिमिस्टिक एस्पेक्ट दिखता है। मगर फिर मैं आई केम आउट ऑफ दैट जी। तो बाय अबाउट 2005 के से लेकर मैं उस तरह का काम नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने सोचा कि जो रवि वर्मा के फिगर्स है जी, उसको अगर मैं एक एक्ट्रेस का फेस दे दूं, सो इट इज ए काइंड ऑफ अ पैरोडी। मैंने सरस्वती जो है रवि वर्मा की जी, वो मेरी फेवरेट एक पेंटिंग है। तो सरस्वती
बैठी हुई है और हाथ में सितार है, तो उनके फेस को मैंने ऐश्वर्या राय का फेस बना दिया। तो इस तरह से वो पूरी सीरीज है। तो एक्चुअली ये वो जो चौर पंचाशत का ये है पोएम है बिलहन की, वो 11वीं सेंचुरी के पोएट थे, कश्मीर से आए थे और गुजरात में उन्होंने ये पोएम लिखी और फिर उसके पेंटिंग्स भी बन गए 16वीं सेंचुरी में जी। तो उसमें पहला शब्द है मुझे याद आता है या मुझे याद आती है उनकी प्रेमिका की जी। तो ये जो तो डबल पर्पस मैंने ये किया कि जो पोस्टर होगा मोस्टली लगभग जैसा रवि वर्मा की पेंटिंग में होता है जी। फेस होगा ऐश्वर्या का और बाजू में मैंने एक फेस बनाया विच इज सपोज टू बी somebody looking और माई सेल्फ लुकिंग जी, कि मुझे याद आता है या मुझे याद आती है। तो वो सामने है, वो जो प्रेमिका है वो सामने है, उस तरह का वो सीरीज है जी। तो हाँ वो भी है। फिर मैंने कुछ शुरू किया था जिसका मैंने अभी ठीक से डिस्प्ले नहीं किया है, वो मातृका, जो सप्त मातृका देवियां जो है जी, उसको लेकर मैं मेरी मदर को होमेज देना चाहता हूँ। ओह बहुत अच्छा। सो दे आर मदर्स, नॉट मदर गॉडेसेस, दे आर जस्ट मदर्स। उसमें ऑफ कोर्स कोई भी फेस हो सकता है, मेरा मदर के भी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। कोशिश ये करता हूँ कि इंट्यूटिवली जो आए वैसा करना है जी। तो उसमें हर एक मातृका के साथ एक बच्चा होता है, तो वो बच्चा मैं हूँ और हर एक मातृका के साथ एक वाहन होता है, तो वो वाहन जनरली स्कल्पचर्स में उतना ही छोटा होता है जितना बच्चा होता है। मतलब अगर इंद्राणी है तो एलिफेंट भी इतना ही छोटा होगा। तो यहाँ मैंने एलिफेंट बड़ा बनाया है जी, जो स्केल जो होता है। तो ये सब एनिमल या माहेश्वरी है तो बैल है, तो बैल भी बड़ा बहुत बड़ा बनाया। तो बैल के ऊपर मदर एंड चाइल्ड बैठे हैं, दैट इज माहेश्वरी, बट इम्प्लीकेशन इज माय मदर। ये इस तरह की सीरीज है। तो आइकोनोग्राफी को लेकर वो फिगरेटिव कौन कौन से फिगरेटिव फिगर्स असेंबल करना है, मदर चाइल्ड एंड फुल स्केल बुल और फुल स्केल एलिफेंट जी। या ये है वैष्णवी है तो वो के ऊपर फाल्कन गरुड़ के ऊपर है जी। तो उसमें आप गरुड़ के ऊपर बैठी है तो उसको बड़ा बनाना पड़ेगा जी, तो बड़ा गरुड़ बनाया उसके ऊपर। तो ये क्यूरियस इमेजरी हो जाती है जी। बर्ड फीमेल फिगर एंड चाइल्ड या एलिफेंट फीमेल फिगर चाइल्ड, ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो ये अभी तक इसका शो नहीं बनाया मगर ये कर रहा हूँ। नहीं आपने तो एज ए पेंटर, एज एन आर्ट क्रिटिक, आर्ट हिस्टोरियन और एक आर्ट एजुकेशनिस्ट सभी तरह से बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। आपके लिए हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि आपने जो वातावरण बड़ौदा ही नहीं पूरे देश में बनाया उसको हम लोग रतन परिमू युग के नाम से जानेंगे। अरे अरे थैंक यू और आपसे आज इतनी बातें हुई कि बड़ौदा कैसे बड़ौदा बना, कैसे कलाकारों ने वहाँ अपना अवदान दिया, कला शिक्षकों ने अवदान दिया। आज आपसे बहुत बातचीत हुई। इस बातचीत से हमारी अगली पीढ़ी बहुत लाभान्वित होगी और हम लोग फिर जब आपको समय होगा तो ऐसी बातचीत करेंगे। आज आपने बहुत कुछ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।